हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का हमारी पॉलिटी की इस क्लास में। आज हम इस क्लास में जो है हमारे बचे हुए क्वेश्चन जो है पॉलिटी के उनको डिस्कस करेंगे। ये हमारा जो सीरीज चल रहा है वो घटना चक्र बीपीएससी का जो बुक आती है उससे हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। अगर आप लोगों ने पीछे की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उन सबको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और सारे के सारे हमारे पीवाईक्यू क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये किसी न किसी एग्ज़ाम में जो बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं बिहार में, उन सभी का जो है ये कलेक्शन है। तो आप सभी जो है इसको ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके साथ साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप तक एक वीडियो पहुँचाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और आपका एक लाइक हमारे लिए एनर्जी और मोटिवेशन का काम करता है। और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। देखिए, हम आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेंगे कुछ राजनीतिक जो पार्टियां हैं और उनके स्थापना वर्ष। ये मैंने कल के क्लास में आपको कराया हुआ था। तो जो हमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है मार्क्सवादी, उसकी स्थापना जो हुई थी 1964 में हुई थी। इसके अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ये मार्क्सवादी है, ये कम्युनिस्ट पार्टी है, याद रखिएगा। इन सब से सवाल आपसे पूछ सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि कुछ बच्चे जो है वो मार्क्सवादी भूल जाते हैं, केवल कम्युनिस्ट पार्टी याद रखते हैं। ठीक है, तो जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी स्थापना 25 में हुई थी, 1925 में। और जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी जो हुई थी 1964 में हुई थी। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी की स्थापना जो हुई थी 1984 में हुई थी। और इसके अलावा जो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। एक वीडियो में मैं आपको सभी जो है जितने भी बिहार की जो है राजनीतिक पार्टियां हैं उनके भी स्थापना वर्ष को आपके साथ डिस्कस कर लूँगा, और उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो उससे भी जुड़ जाइए। उसका जो है लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पॉलिटी के अलावा हमारे चैनल पर जो है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ईवीएस और साइंस की भी क्लासेज जो है वो लगातार प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो आप लोगों ने नहीं देखी है तो उन सबको देख लीजिएगा। उन सब का लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप जाके प्लेलिस्ट में जाके सारी जो क्लासेज हैं वो देख सकते हैं। हमारे सेशन का पहला सवाल है कि जो संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान है वो किस में दिया गया है। आपसे एक प्रकार से ये पूछ रहा है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि संविधान में जो संशोधन करने का प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद से लिया गया है और कौन से भाग में दिया गया है। ठीक है, तो मुख्यतः आपसे ये पूछ रहा है कि संविधान संशोधन जो है वो कहाँ से लिया गया है, या संविधान के कौन से अनुच्छेद से लिया गया है। तो ये जो है वो हमारा किससे, भाग 20 से लिया गया है। भाग 20 और अनुच्छेद 368, भाग 20 और अनुच्छेद 368 जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा सी विकल्प जो है हमारा वो सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में आपसे ये सवाल पूछा गया था। संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया को परिभाषित करने के लिए भारत के संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में 3 प्रकार के संशोधन प्रदान किए गए हैं। पहला साधारण बहुमत द्वारा, और दूसरा संसद के विशेष बहुमत से, और तीसरा जो है संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन से। ठीक है, हमारा एक अगला सवाल है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। आपका जो सवाल है पूछ रहा है कि अगर भारत में एक नया राज्य जो बनाना है या जोड़ना है तो उसके लिए किस तरह का जो है वो संवैधानिक संशोधन चाहिए। तो इसके लिए जो हमारा विकल्प होगा वो हमारा जो विकल्प ए होगा वो सही हो जाएगा। ये जो है भारत में नया राज्य बनाने के लिए साधारण बहुमत से आपका नया राज्य बनाया जा सकता है, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो होगा वो सही हो जाएगा। बीपीएससी प्री 2016 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। देखिए, नए राज्यों के निर्माण के लिए संशोधन हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया संविधान संशोधन प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती है। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि किस संविधान संशोधन से दिल्ली को जो है वो राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और आप सभी लोगों को अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। ये जो है हमारा 69वां संविधान संशोधन था, 69वां संविधान संशोधन 1991। इसके माध्यम से जो है दिल्ली को जो है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो है नाम दिया गया था, जिसको हम क्या कहते हैं,
एनसीआर कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, तो एनसीआर कहते हैं। जैसे अब दिल्ली एनसीआर आप लोग लिखा हुआ देखते होंगे, तो एनसीआर का मतलब है नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको जो है वो 69वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया था। और ये आपका बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। देखिए, 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा जोड़े गए नए अनुच्छेद 239 का मतलब 239 के तहत दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसे हम एनसीटी भी कहते हैं और एनसीआर भी कहते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इसका नाम दिया गया। इसके प्रशासक को उपराज्यपाल कहा गया। साथ ही दिल्ली एनसीटी के लिए एक विधानसभा और उसके प्रति जो है उत्तरदायी मंत्रिपरिषद की भी स्थापना की गई है, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, तो आपसे पूछ रहा है केवल लोकसभा में लाया जा सकता है या राज्यसभा में, या लोकसभा या राज्यसभा या भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो ये कहाँ पे लाया जा सकता है, कहीं भी आप ला सकते हैं, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। इसीलिए हमारा जो है सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ये आपसे सवाल जो है 38वीं बीपीएससी प्री 1992-93 में पूछा गया है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकेगा। संविधान संशोधन की शक्ति और उसके प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 में जो है वो दी गई है। याद रखिएगा, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 368 में दी गई है। आपसे पूछ सकता है कि संविधान संशोधन जो है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो वो 368 से संबंधित है। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक जो है वो कब लाया गया था। मुख्यतः आपसे पूछ रहा है कि सबसे पहले जो है वो भारतीय संविधान में जो है संशोधन कब किया गया था, तो ये जो है 1951 में किया गया था। इसीलिए हमारा जो है बी विकल्प है वो सही हो जाएगा। बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। 38वीं बीपीएससी प्री 1992-93 में आपसे सवाल पूछा गया है और भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 1951 में लाया गया। इस संशोधन के द्वारा जो है 15/1/1901 19/2 85 87 174 176 341 342 372 और 376 में जो है वो संशोधन किया गया था तथा 2 नए अनुच्छेद 31 का और 31 खा और 9वीं अनुसूची संविधान में जो है वो जोड़ी गई थी, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान संशोधन कहते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि 42वां संविधान संशोधन में इतने सारे बदलाव किए गए हैं कि इसको लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है, या लघु संविधान जो है वो कहा जाता है। याद रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन को जो है, और ये कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था, याद रखिएगा। 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। देखिए, 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के बहुत सारे प्रावधानों को बदलने की कोशिश की गई, इसीलिए इसे जो है लघु संविधान की संज्ञा दी गई। 42वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य उच्चतम न्यायालय द्वारा 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करना था, जिसमें संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को इस मामले में निर्धारित संविधान के आधारभूत ढांचे का संशोधन करने से रोका गया था। लेकिन क्या हुआ था कि जो कांग्रेस की सरकार थी उसने क्या किया था कि जो आधारभूत ढांचा था उसमें भी परिवर्तन किया था, और धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये सब जैसे शब्द जो है इन्होंने जोड़े थे। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है वो विचार कीजिए। आपसे कह रहा है इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था कि जो है प्रस्तावना में या मूल ढांचे में जो है वो बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी जो है वो बदलाव 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। देखिए, समाजवाद जोड़ा गया और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया और अखंडता, ये 3 शब्द जो हैं वो जोड़े गए थे। तो ये हमारा जो है वो सही हो जाएगा। इसमें दूसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े, तो 8 नहीं जोड़े थे, 10 जोड़े थे, तो ये भी याद रखिएगा। तो दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। इसने जो है नए नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े, यानी अनुच्छेद 39A और 43A और अनुच्छेद 47। तो अनुच्छेद 47 नहीं जोड़ा था दोस्तों, अनुच्छेद जो है वो 48A जोड़ा था, 48A। तो इसीलिए हमारा ये भी जो है वो सही गलत हो जाएगा। इसके द्वारा जो है राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं मंडलों के सदस्य को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया था। तो ये हमारा जो है वो सही हो जाएगा। अब देखिए, आपसे पूछा क्या जा रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा जो है वो गलत है। तो हमने देखा हमारा दूसरा और तीसरा जो है वो गलत है, इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है 2 और 3 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल आपसे
पूछा गया था। ठीक है, याद रखिएगा 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में आपसे पूछा गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के बहुत सारे प्रावधान में परिवर्तन किया गया और अनेक नए प्रावधान जोड़े गए थे, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, लघु संविधान कहते हैं। और इसके जरिए निम्नलिखित प्रावधान जोड़े गए, संशोधित किए गए। इसने प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, और 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े, और 3 नए नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, जिसमें 39A में जोड़े, और उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना 43A में, और पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा जो है 48A में जो है वो जोड़ा गया था। और जो है राष्ट्रपति को जो है चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं मंडलों के सदस्यों को आयोग घोषित करने का अधिकार भी प्रदान किया गया था। लेकिन इससे क्या है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह अधिकार पुनः राज्यपाल को दे दिया गया था। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का जो है वो सिद्धांत दिया था। ये आपका 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में आपसे पूछा गया सवाल है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्य था उसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संविधान के मूल ढांचे में जो है वो परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद 1973 में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और इस वाद में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि संविधान के मौलिक ढांचे की अवधारणा के तहत संविधान के किसी भी संशोधन पर उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न उठाया जा सकता है यदि वह संशोधन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता प्रतीत होता हो तो। ठीक है, हमारा अगला सवाल जो है कि निम्नलिखित में से भारत में किस संविधान संशोधन ने एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या जो है वो निर्धारित की थी। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पूछा गया है, 70वीं बीपीएससी री एग्जाम में आपसे पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो ये कौन सा संविधान संशोधन था, तो ये 91वें नंबर का जो संविधान संशोधन था 2003। ये कब हुआ था, तो 2003 में हुआ था, 2003 में, याद रखिएगा। इसने जो है एक राज्य में जो है मुख्यमंत्री सहित जो है वो मंत्रिपरिषद की जो अधिकतम संख्या थी उसको निर्धारित किया था। किसने, तो 91वें संविधान संशोधन ने। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 164 में जोड़े गए खंड 1 का के तहत यह उपबंधित है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित यात्रियों की संख्या या मंत्रियों की संख्या जो है 12 से भी कम नहीं होगी। ये भी याद रखिएगा, 12 से कम नहीं और 15 से अधिक नहीं। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया था। ये भी याद रखिए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। और आपसे 70वीं देखिए, पहले राज्यसभा में पूछ लिया, स्टेट में, और अब सेंट्रल में पूछ रहा है। देखिए 70वीं बीपीएससी प्री 2024 में आपसे पूछा गया सवाल है। तो ये जो है कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया था, तो ये भी जो है वो 91वें जो संविधान संशोधन 2003 में था, इसी के द्वारा ऐसा किया गया था। देखिए वर्ष 2003 में अधिनियमित 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 तथा 164 में संशोधन करके केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री और राज्यों की मंत्रिपरिषदों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या यथास्थिति लोकसभा अथवा राज्यसभा की विधानसभा संख्या के अधिकतम 15% तक तथा राज्यों में 12 से कम नहीं निर्धारित की गई। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए 2 सीटें जो आरक्षित थी उनको समाप्त कर दिया गया था। तो ये राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, तो इसको जो है वो समाप्त कर दिया गया है। तो ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। और बढ़िया सवाल है, आपसे पूछा भी जा सकता है क्योंकि ये 70वीं बीपीएससी में भी पूछा गया था। तो ये जो है जो 104 नंबर का संविधान संशोधन था, तो 104 नंबर का संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 2020 में हुआ था, 2020 में हुआ था। और इसके द्वारा जो है जो 2 सीटें जो एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित थी उसको जो है वो समाप्त कर दिया गया था। भारतीय संसद द्वारा वर्ष 2020 में अधिनियमित 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानमंडलों में एंग्लो इंडियन समुदाय सहित आरक्षित सीटों को जो है निलंबित कर दिया गया। और इसी संशोधन के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ा भी दिया गया था। तो आपसे पूछ भी सकता है कि किस संविधान संशोधन के तहत जो है वो SC और ST जो जनजाति है या ट्राइबल्स हैं उनके लिए आरक्षण को जो है वो 10 वर्षों के ही लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसी 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा। हमारा अगला सवाल है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो देवनागरी में लिपि
देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो अनुच्छेद है वो ऐसा करता है। तो आप सभी को पता होगा कि अनुच्छेद 343 जो है वो भाषा से संबंधित है, इसीलिए हमारा अनुच्छेद 343 जो है ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। आपसे जो सवाल है बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में पूछा गया था और संविधान के अनुच्छेद 343 के संबंध संघ की राजभाषा से है। इसके अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज के संबंध में प्रावधान संविधान के भाग 17 में जो है वो दिया गया है। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या जो है वो कितनी है। तो देखिए कितनी है, तो अभी जो है प्रेजेंट टाइम में 22 भाषाएं मान्य की गई हैं। तो इसीलिए याद रखिएगा इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। ये 2008 में जो है सवाल पूछा गया था और पहले जो थी वो 18 थी, लेकिन 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाएं और जोड़ी गई, 4 भाषाएं, और ये जो है वो 22 हो गई हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा टोटल 22 भाषाएँ हैं। हमारा अगला सवाल है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, ठीक है, कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1992 को, या 2 अक्टूबर 1954 को, या 18 मई 2016 को, या 2 अक्टूबर जो है 1959 को। तो ये जो शुरू हुआ था वो 2 अक्टूबर और 1952 को जो है वो शुरू हुआ था, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आपसे ये जो सवाल है 65वीं बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 में पूछा गया था। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रारंभ जो है 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत में ग्रामीण समुदायों का समग्र विकास करना था। हमारा अगला सवाल है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है। तो ये जो लेता है, कौन लेता है, तो आप सभी को थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं गेस होगा ही। तो पंचायत का जो चुनाव करवाने की जिम्मेदारी जो होती है वो राज्य सरकार की होती है, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ये हमारा सवाल जो है 65वीं बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 में आपसे पूछा गया था। देखिए पंचायतों और स्थानीय स्वशासन को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में प्रविष्ट 5 का विषय माना गया है और इस प्रकार पंचायत राज्य सरकार का विषय है। संविधान के अनुच्छेद 243 ग के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल किसी विधि द्वारा पंचायतों की संरचना हेतु उपलब्ध कर सकेगा। साथ ही अनुच्छेद 243(4) के द्वारा किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित सभी विषयों के संबंध में उपबंध जो है वो कर सकेगा। हमारा अगला सवाल है जो 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में आपसे पूछा गया है कि पंचायती राज्य प्रणाली किस सूची में है। तो पंचायती राज्य प्रणाली जो है वो किस सूची का विषय है, तो आप सभी को पता होगा, अभी ऊपर मैंने आपको पढ़ के बताया एक्सप्लेनेशन, ये राज्य सूची का विषय है, इसीलिए हमारा जो है वो बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल जो है कि पंचायती राज्य विषय है, तो किसका विषय है, तो ये राज्य सूची का है, ये भी याद रखिएगा, सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ये आसान से सवाल है, इसीलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ इस पर। हमारा अगला जो सवाल है वो है पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय तो है किसके द्वारा लिया जाता है। ये आप इस तरह का सवाल आप पहले भी सॉल्व कर चुके हैं थोड़ी देर पहले। तो ये जो है वो राज्य सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया जाता है, किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, इसीलिए हमारा जो है बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि पंचायत राज्य व्यवस्था में शासन व्यवस्था का क्या निर्धारित की गई है। तो ग्रामीण, क्षेत्रीय एवं जनपद स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, ठीक है, तो यही सही हो जाएगा, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत और उसके बाद क्षेत्र पंचायत और फिर जिला पंचायत का प्रावधान जो है वो किया गया है, तो इसीलिए हमारा ए विकल्प जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ये त्रिस्तरीय संरचना है, ठीक है। आपसे सवाल जो है 17वीं बीपीएससी री एग्जाम 2024 में पूछा गया था, तो ये दोबारा आपसे पूछ सकता है और इस प्रकार से मिलता जुलता क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी टीआरई में भी पूछा गया था। देखिए संविधान के अनुच्छेद 243(b) के अनुसार पंचायती राज्य व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन त्रिस्तरीय है, ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर एवं जिला स्तर, ठीक है। शॉर्टकट में हम ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत भी बोल सकते हैं, किंतु मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकता जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार के त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो ये जो आपकी समिति थी किसने दिया था, तो ये बलवंत राय मेहता की जो समिति थी, बलवंत राय मेहता की समिति जो है इसी ने जो है वो स्थानीय स्वशासन के लिए जो है वो त्रिस्तरीय प्रणाली का जो है वो सुझाव दिया था, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए बीपीएससी प्री 2011 में आपसे ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इन्हीं के जो है रिपोर्ट के आधार पर जो है ये स्थानीय स्वशासन को जो है वो
त्रिस्तरीय संरचना में जो है विभाजित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया, ये बताना है आपको। और थोड़ा सा टफ सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, 17वीं बीपीएससी एग्जाम में आपसे पूछा गया था कि किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया, तो ये जो है लॉर्ड मेयो ने किया था, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए वायसराय लॉर्ड मेयो का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1869 से 72। अपने शैक्षणिक, आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए ये जाने जाते हैं और मेयो द्वारा 14 दिसंबर 1870 को एक संकल्प जारी किया गया जिसे मेयो रेजोल्यूशन या प्रांतीय सरकारों का चार्टर कहा जाता है। इस रेजोल्यूशन में सर्वप्रथम औपनिवेशिक आर्थिक संरचना के विकेंद्रीकरण की बात की गई और केंद्रीय और प्रांतीय वित्त का विभाजन कर दिया गया। साथ ही प्रांतीय सरकारों को कुछ स्वायत्तता देते हुए उन्हें जेल, शिक्षा और चिकित्सा में आदि सेवाओं के लिए केंद्रीय राजस्व से कुछ राशि दी गई और इच्छानुसार प्रशासन करने के लिए कहा गया। इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो सही है। हमारा अगला जो सवाल है वो है कि भारत में पंचायती राज की अनुशंसा करने के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर जो है एक प्रकार से जो है वो त्रिस्तरीय समिति का गठन जो है स्थानीय स्वशासन में किया गया था, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए भारत में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के लिए स्थापना की सिफारिश के लिए बलवंत राय मेहता समिति 1957 ने की थी और समिति की सिफारिशों के आधार पर ही राजस्थान की विधानसभा ने 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पास किया था। अधिनियमों के प्रावधान के अनुरूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का जो है वो उद्घाटन किया था। इसके अतिरिक्त पंचायतों में सुधार के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति, 1985 में जीवी के राव समिति तथा 1986 में डॉक्टर LM सिंघवी समिति का भी गठन किया गया था। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस कमेटी ने आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी, तो आपसे 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। कौन सा? अशोक मेहता कमेटी, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए अशोक मेहता का गठन, समिति का गठन जो है 1977 में जनता पार्टी सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु किया था, जिसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और इन्होंने ही न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखने के लिए तथा इसका सभापति एक योग्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की सिफारिश की थी। हमारा अगला सवाल है कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायत राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था, तो आपको बताना है कि उसका अध्यक्ष कौन था। तो वो जो थे वो बलवंत राय मेहता थे, याद रखिएगा। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर जो है वो पंचायती राज की स्थापना की गई थी और आपसे ये सवाल जो है वो 47वीं बीपीएससी प्री 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला सवाल है विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश जो है वो किसने की थी। विकेंद्रीकरण का मतलब है किसी एक के हाथ में जो है वो सत्ता ना रहे और सत्ता का संचालन जो है वो कई लोगों के द्वारा किया जाए। जब किसी एक व्यक्ति के हाथ में सारी शक्तियाँ होती हैं तो वो तानाशाह बन जाता है। इस प्रकार से जो है ये विकेंद्रीकरण प्रणाली जो है इसे ही बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि सारी पावर आपके पास रहेगी तो आप क्या करेंगे, सब पर हुक्म चलाएंगे। लेकिन अगर सारी पावर जो है वो सभी के हाथ में थोड़ी थोड़ी करके बांट दी जाए तो क्या करेंगे कि सभी लोग जो है वो एक प्रकार से साथ में बैठ के और समझ बूझ के जो है वो काम करेंगे। तो कुछ अधिकार केंद्र सरकार को दिए गए, कुछ राज्य सरकार को दिए गए, कुछ ग्राम पंचायत को दिए गए, कुछ जिला पंचायत को दिए गए, कुछ ब्लॉक स्तर पर दिए गए। तो ये हमारा शासन का जो है विकेंद्रीकरण किया गया है इस हिसाब से। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा बलवंत राय मेहता हो जाएगा। बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर जो है वो विकेंद्रीकरण जो है प्रणाली जो है वो लागू की गई थी और बीपीएससी 56वीं से लेकर 59वीं बीपीएससी तक प्री 2015 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया है। हमारा अगला सवाल है जो 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। तो न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश जो किसने की थी, तो वो अशोक मेहता कमेटी ने। देखिए पंचायती राज की जब बात आएगी तो बलवंत राय मेहता हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब न्याय पंचायत बनाने की बात आएगी तो वहाँ पे अशोक मेहता की कमेटी हो जाएगी, याद रखिएगा। बी विकल्प जो है हमारा वो सही हो जाएगा। देखिए अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था पर सुझाव देने के लिए गठित अशोक मेहता ने समिति ने वर्ष 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली के स्थान पर द्विस्तरीय प्रणाली को संशोधित किया था। इस समिति ने न्याय पंचायतों के विकास पंचायतों से पृथक निकाय के रूप में गठित किए जाने की अनुशंसा भी की थी, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की। पंचायत की राज्य की त्रिस्तरीय सरकार, या पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार, या पंचायती राज की एकल स्तरीय सरकार, या पंचायती राज की बहुस्तरीय जो है सरकार। तो इन्होंने क्या किया था कि जो हमारा
दो स्तरीय सरकार थी या द्विस्तरीय, उसकी जो है अनुशंसा की थी, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आपसे ये जो सवाल है वो कब पूछा गया, तो बीपीएससी प्री 2011 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। हमारा अगला सवाल है कि पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है। पंचायती राज का जो है वो प्रधान लक्ष्य क्या है, तो इनका जो प्रधान लक्ष्य है वो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना है, इसीलिए हमारा जो है वो सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए आपसे जो सवाल पूछा गया था वो 43वीं बीपीएससी प्री 1999 में पूछा गया था, और पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति एवं सत्ता का विकेंद्रीकरण है, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार और उसके अनुरूप जो है नीतियां बना सकें और उसको लागू कर सकें। हमारा अगला सवाल है जो 48वीं बीपीएससी 1992 में आपसे पूछा गया था कि सरकार की पंचायती राज्य प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो इसमें तीन श्रेणियां होती हैं, ठीक है। इसका लक्ष्य गाँवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना होता है, और जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, और इनमें से सभी, तो ये हमारे जो है वो सभी ऑप्शन सही हैं, इसीलिए हमारा जो डी विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। ये जो सारे विकल्प दिए गए हैं वो हमारे सही हो जाएंगे। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन कौन सम्मिलित है, तो इसमें कौन कौन सम्मिलित है, तो इसमें जो है वो पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत या जिला परिषद जिसे हम बोलते हैं वो शामिल है, तो इसीलिए हमारा जो है डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। और ये सवाल जो है वो हमारा बीपीएससी टीआरई में भी पूछा गया था। देखिए ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति कौन सी है या इनका काम क्या है, तो परामर्शदात्री है कि प्रशासनिक है कि परामर्शीय समिति है या पर्यवेक्षकीय है, तो ये जो है वो प्रशासनिक समिति है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत जो है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत जो है वो प्रशासनिक प्राधिकरण है एक प्रकार से, तो इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आपसे ये जो सवाल था वो 48वीं से लेकर 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में पूछा गया है। तो आज के हमारे इतने ही सवाल थे दोस्तों। अगले सेशन में जो हमारे सवाल बचे हुए हैं और जो हम कर चुके हैं उनसे आगे का जो है वो डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपने जो है वीडियो को लाइक कर दिया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया होगा, और जो है चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दिया होगा, ठीक है। तो वीडियो का जो आपका इसका PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में हमारे मिल जाएगा, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।